चलो कुछ ग्राफ देखते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। तो हम लोगों को ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, किसका, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, और ये न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी किसका दिया हुआ है, फोटोन का। आपको शुरू में ही बता चुके हैं क्या कि ग्राफ रटना नहीं है, ठीक है। ग्राफ में अगर दिक्कत है तो ग्राफ वाला प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा ग्राफ देख लीजिए, तो इसको समझिएगा। तो ग्राफ कैसे बनता है, तो इसको और इसको देख करके रिलेशन लिखते हैं। तो यहाँ के मैक्स है, यहाँ न्यू है, तो रिलेशन क्या होता है, तो के मैक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव के, यही फॉर्मूला में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको और इसको देख के रिलेशन लिखेंगे, तो लिख दिए। फिर क्या दिया हुआ है छोटू, कि इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, बाई पुट करेंगे, और इसके जगह पर एक्स पुट करेंगे, तो हो जाएगा एच को यहीं रहने देंगे और न्यू के जगह पर एक्स पुट कर देंगे माइनस फाइव। तो एक तरह से ये वाला जो है, ये वाला m के जैसा ट्रीट कर रहा है और ये वाला कैसा ट्रीट कर रहा है, c के जैसा। तो हो गया बाई इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, इस दोनों को देख करके रिलेशन लिखना है, इसके जगह पर बाई पुट करना है, इसके जगह पर x पुट करना है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू एम एक्स अब प्लस सी टाइप का है, ठीक है। तो यह क्या बताया, बाई के आगे देखो 1 है, तो इसका मतलब ये वाला स्लोप है। तो स्लोप है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, मतलब पॉजिटिव है, और कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला सी है, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट है, तो माइनस फाइव पर कट करेगा। तो इसका मतलब बाई एक्सिस को माइनस फाइव पर कट करेगा, ठीक है, माइनस फाइव पे कट करेगा, और स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब क्या देखोगे, ये तो मैथ बनाया है, ये ग्राफ कौन बनाया, मैथ, ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ऐसे ये मैथ ग्राफ बना दिया। अब क्या है कि फिजिक्स क्या बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पोर्शन हट जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से ग्राफ रह जाएगा, ये ग्राफ रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ग्राफ हम लोगों का स्टार्ट यहाँ से होगा, कुछ नहीं किए, देखो खाली बस एक रिवीजन टाइप का हो गया। हम लोगों को ग्राफ बनाना है, इस दोनों को देख करके रिलेशन लिखे, उसके जगह पर बाई पुट किए, इसके जगह पर एक्स पुट किए, ठीक है। तो अपने दिख रहा है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी के जगह पर माइनस फाइव हो गया, मैंने बाई इंटरसेप्ट, बाई एक्सिस को माइनस फाइव पर कट करेगा, और x के आगे वाला है स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है। तो कहने का अर्थ क्या है कि माइनस फाइव पर कट करेगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो मैथ ग्राफ ऐसे बना देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर फिजिक्स क्या बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब बाई नेगेटिव नहीं होगा। तो बाई एक्सिस में जो नेगेटिव पोर्शन था उसको हटा दिए, तो यही ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका अगर ये वाला थीटा है तो स्लोप हो गया कितना, टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, एच के। यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना छोटू, स्लोप है जो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, ये समझ में आ गया होगा कि स्लोप है जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। समझना, जैसे जैसे तुम एलिमेंट बदलोगे तो वर्क फंक्शन बदलेगा। तो ये वाला बाई इंटरसेप्ट ज़्यादा कम होगा, बाई इंटरसेप्ट माइनस फाइव के बराबर ना है जी। तो एलिमेंट जैसे जैसे बदलोगे, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट पर डिपेंड करता है, और सरफेस, एलिमेंट के सरफेस पे डिपेंड करता है। तो एलिमेंट जैसे जैसे बदलोगे वर्क फंक्शन क्या होगा, बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई इंटरसेप्ट बदलेगा, लेकिन स्लोप जो होगा वो तो बराबर है किसके, स्लोप किसके बराबर हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो गया एच के, ठीक है। तो ये वाला देखो तो एच एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, एच तो एकदम डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि अलग अलग एलिमेंट के लिए भी ग्राफ बनाइएगा तो सब के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, जिसमें बाई इंटरसेप्ट सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन स्लोप जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट रहेगा माने टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सब इतना ही एंगल पर इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ किए, याद नहीं किए, याद करने का जरूरत भी नहीं, ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा ना छोटू कि ये वाला, ये पोर्शन, तो ये वाला जो है ना वो न्यू नॉट है, न्यू नॉट बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसको कई एक ढंग से रिलेट किया जा सकता है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तो ये एक्स एक्सिस का ना पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर बाई जीरो होता है, तो इसका मतलब इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलता है वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तब भी ठीक। आप खाली याद रखिएगा कि न्यू को जहां पर ग्राफ कट कर सकता, मैंने ये न्यू जो है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस को जहां पर कट करता है ना, तो या इसके तो हर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी ही ना होगा जी, तो ये वाला जहां पर कट करता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिजिकली तुम समझिए गए कि इस जगह पर बाई एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर बाई एक्सिस जीरो होता है, तो इस पॉइंट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब ही कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है। जस्ट निकलने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस पर लगा है, ठीक है। तो आप खाली ध्यान रख लीजिएगा कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि एक रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, दूसरे फॉर्मेट में केवल बताया गया है कि के मैक्स का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं एच न्यू माइनस फाइव पढ़ते हैं, तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है। देखो जान करके हम एच न्यू माइनस फाइव या एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, के मैक्स को या तो लोग लिखेगा एच न्यू माइनस फाइव या एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, सिंपल सा है, सब जान रहा है। तो हम बस केवल यह बोल रहे चाहते हैं ना कि इसको लिख दिए एच न्यू माइनस फाइव को तो लिखा जा सकता है एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन फाइव है तो एच न्यू नोट, तो याद करना है फाइव इक्वल टू एच न्यू नोट, फाइव इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट, थ्रेशोल्ड वाला केस में। तो कहने का अर्थ क्या है कि एच कॉमन कर लीजिएगा, तो न्यू माइनस न्यू नोट के भी टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और हो गया। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एच सी बाई लैम्डा और माइनस, अब फाइव को क्या लिखा जा सकता है, अगर लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो एच सी बाई लैम्डा नोट, ये तो हो गया फोटोन का एच सी बाई लैम्डा, फाइव को लिखेंगे ना एच सी बाई लैम्डा नोट, तो यहाँ से एच सी अगर कॉमन कर लीजिए तो हो गया वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा नोट, ठीक है। तो ये वाला ऐसा हो गया। ये किस लिए क्यों बताएं, ये इसलिए बताएं कि आप ध्यान रखिएगा कि इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एच न्यू माइनस फाइव है तो फाइव को एच न्यू नोट लिखा जा सकता है, जहाँ न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच को कॉमन कर ले सकता है, फाइव को भी एच सी बाई लैम्डा नोट लिखा जा सकता है, एच को कॉमन करिएगा। ये याद नहीं करना है, बस खाली आंख से हम गुजार दिए हैं कि कभी इस ढंग का ऑप्शन देगा तब समझ जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके हेल्प से भी ये प्रूव कर दिया जा सकता है कि ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लेकिन उतना सा मतलब नहीं रखो, खाली ध्यान रखना, ठीक है, कि ग्राफ रटना नहीं है, ये समझा दिया। और ये बता दिए छोटू क्या कि ये वाला जो एंगल है, इंक्लाइनेशन एंगल है, वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा है एच के बराबर है, ये मेटल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई मेटल हो tan थीटा का वैल्यू तो एच ही होगा, और जब एच होगा इसका मतलब ये मेटल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, ये वाला है जो कि मेटल पर डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, इसका मतलब बाई इंटरसेप्ट अलग अलग होगा। लेकिन tan थीटा इक्वल टू एच या स्लोप इक्वल टू एच, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, माने किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। बाकी ये वाला तो केवल आंख से हम गुजारे। चलो इसका हमको बनाना है, कुछ नहीं करना, ग्राफ को रटना नहीं। पूरे फिजिक्स में 8 से 9 ग्राफ है जिसको रटना है, बाकी सब ग्राफ को क्या करना है, मैथ से डील कर लेना। तो चलो, अगर इस दोनों का ग्राफ अगर हमको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसका इक्वेशन लिख दूँ, चलो यहीं पर लिख देते। तो के मैक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि लैम्डा के टर्म में दिया है तो इसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। तो यहाँ से भी क्या हो गया, देखो तो यहाँ से भी तुम देखोगे तो के मैक्स की जगह पर पुट कर देंगे बाई, और 1 बाई लैम्डा की जगह पर एक्स, तो इसको लिखेंगे एच सी, और 1 बाई लैम्डा एच सी, तो यहाँ हो गया 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा की जगह पर लिख देंगे एक्स माइनस फाइव। फिर से देखो क्या ग्राफ बन गया, बाई इक्वल टू एम एक्स अब प्लस सी, तो सी के जगह पर ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया एम के जगह पर। अब फिर से देखना कि बाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो -5 पर, तो -5 पर बाई एक्सिस को कट करेगा,
और स्लोप क्या है, तो एच सी के बराबर है। यहाँ पर इस ग्राफ में स्लोप एच सी के बराबर, एच पॉजिटिव कांस्टेंट और सी भी पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा ये सी लिखा गया है, ये बाई इंटरसेप्ट है, ये समझ रहे हो ना। यहाँ चूंकि सी है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, बाई इंटरसेप्ट है ये। तो H भी पॉजिटिव कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ लाइट भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बाई इंटरसेप्ट है -5 और स्लोप है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले तो मैथ तो बोलेगा कि ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बोला मैथ ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर फिजिक्स क्या बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बाई एक्सिस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको ध्यान देना, तो इसको ऐसे कर दोगे तो ये वाला या तो नहीं रहेगा या तो डॉट डॉट में तुम दिखाओगे, ठीक है। तो इस पर कुछ ऐसा बताने लायक है ही नहीं कि जो कि बताएं, बस इसमें यही है कि फिर से अगर ये वाला मान लो कुछ थीटा है, ठीक है, या थीटा डैश है, तो स्लोप हो गया एच सी के बराबर। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा बराबर किसके हैं, एच सी के। तो ये भी यही बोल रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1/λ में ग्राफ बनाओगे तो बाई इंटरसेप्ट जो होगा अलग अलग मटेरियल के लिए तो फाई बदलेगा, तो ये बदलेगा तो ये बदलेगा, तो ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग जगह पर कट करेगा। लेकिन चाहे कोई मटेरियल हो, कोई एलिमेंट हो, ये तो श्योर शॉर्ट है कि स्लोप है जो एच सी के बराबर है, ये तो मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, एच भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, तो मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डायरेक्ट है जो कि किसी के लिए भी बनाओगे तो इतना ही से इंक्लाइंड रहेगा। समझ में आ रहा होगा, और एक एग्जांपल भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए ये ग्राफ देखिए, ये बुक वगैरह में नहीं दिया हुआ रहता है, ये ग्राफ जो होता है ये बुक वगैरह में दिया हुआ नहीं रहता है। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, अगर आएगा तो बिल्कुल नया ग्राफ होगा जो कि रटना नहीं है। ग्राफ किस पे बनाना है, KMX और लैम्डा में। सबसे पहला काम क्या होता है, उस दोनों के बीच में रिलेशन लिखना। चलिए रिलेशन लिखते हैं। तो KMX का वैल्यू किसके बराबर होगा, चूंकि लैम्डा के बारे में बात कर रहा है, तो HC/λ -5 करेंगे। फिर इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, बाई पुट कर देंगे। और अब लैम्डा के जगह पर, यहाँ 1/λ था तो 1/λ की जगह पर x पुट किए थे, यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा की जगह पर x पुट करेंगे। तो HC/λ की जगह पर x कर दिए -5। अब देखो तो इसका ग्राफ हम तुमको पढ़ाए हैं, तो ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं तो ड्रॉ कैसे होगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे कि पहले तुम y = HC/x का ड्रॉ कर लेना, अब फिर यहाँ से तुम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। देख लेना जी, अगर नहीं देखे हो ग्राफ तो ग्राफ जाकर करके देखो, ठीक है। तो पहले इसका ग्राफ डायरेक्ट कोई नहीं बना सकता है, तो कैसे बनाएगा, तो पहले y = HC/x इसका ग्राफ बना देगा, और उसके बाद फिर क्या करेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इसमें, ठीक है। तो बनाओ, अगर ग्राफ तुम पढ़ लिए होगे, जो पढ़ाएं अगर पढ़ लिए होगा तो ग्राफ तुरंत बन जाएगा। तो y = 1/x का ग्राफ पहले बनेगा, तो y = 1/x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। फिर क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ तो बन गया, अब बोल रहा है कि -5 करिए। तो चूंकि टोटल में -5 है तो ग्राफ है जो कि नीचे गिरेगा, कितना से, -5 से गिरेगा नीचे। तो कहने का सेंस क्या है कि ये वाला -5 है, तो इस पूरे ग्राफ को -5 से शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो इसके केवल हेल्प लिए थे, ये ओरिजिनल ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी ग्राफ को केवल नीचे शिफ्ट कर दिए। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा चुके थे कि y = f(x) है, और उसके बाद -5 पूरे में लग गया तो ग्राफ शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ जब शिफ्ट होगा तो ग्राफ को शिफ्ट करिएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो यही वाला ग्राफ को क्या कर दिए हम लोग, नीचे शिफ्ट कर दिए। तो ये आपका हो गया ओरिजिनल ग्राफ, ये वाला हो गया ओरिजिनल ग्राफ। ये ग्राफ नहीं, इसके हेल्प से इसको बनाएं तो ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यही वाला ग्राफ है, ये वाला, ये इसके हेल्प से किए ये वाला। तो इस ढंग का किसी बुक में नहीं देता है, लेकिन देना चाहिए। या आप मैथ वाला कन्वर्जन जानते हैं तो देखिए बना लीजिएगा, इजीली है, कुछ नहीं किए। पहले इसका ग्राफ बना लिए, आप फिर -5 वाला लगा है तो पूरे ग्राफ को नीचे फेंक कर करके बना लिए, ठीक है। ये जा कर करके ऐसे ही मिल जाएगा, ये एसिम्पटोट है, ठीक है। y = -5 और एसिम्पटोट है, इन्फिनिटी पर जा कर के मिलेगा। तो यहाँ कुछ था नहीं, आप ध्यान दीजिए।
ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, फिर उस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। या चलो ग्राफ को देख ही लो। ये ग्राफ देखो डायरेक्ट क्यों कहे तुमको रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि ये ग्राफ मैथ से नहीं निकला है, ऑब्जर्वेशन किया गया और उसके बेसिस पर आया है। तो ये ग्राफ आपको रट लेना है, क्या कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये बस इतना बता सकते हैं कि देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू तुम समझ रहे होगे, कितना होगा बताओ तो, एच न्यू माइनस 5 होगा इसका वैल्यू। ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला कौन है, मैक्सिमम वैल्यू ना। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है एनर्जी? नहीं हो सकता, वो तो आप जानते ही हैं। ये के मैक्स है छोटू, ये के मैक्स है। तो के मैक्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी के मैक्स या इससे कम कुछ भी हो सकता है, 0 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हम तुमको बनाना नहीं सिखा रहे हैं, ये तुमको याद करना है। जो भी मैथ से नहीं बनेगा, जो बताए थे ना कि 6-7 ग्राफ आपको पूरा फिजिक्स में याद करना, जो मैथ से नहीं बनता है वो फिजिकली सोच के बनता है और एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आता है उससे बनता है। जैसे कि ये सब है, तो ये सब में क्या है कि कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो जो 6-7 वो रहेगा याद करने वाला, उसको याद कर जाइए, फिर आराम से कोई भी ग्राफ देगा तो उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये केवल इतना ही। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे पहले किसको तुम रट जाना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे कोई फिजिकली सोच भी सकता है थोड़ा सा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगा। देखो मैक्सिमम से ज़्यादा ग्राफ नहीं देखा है। फिर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। देखो 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से भी 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलना मतलब बहुत ज़्यादा लोचा लिया वो, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलना इसका मतलब क्या है कि कोई कोलिजन नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कोलिजन होना और बहुत मैंने कोलिजन होना ही नहीं, ये दोनों रेयर केस ना है जी। तो क्या है कि ये यहाँ पर क्या है देखो, तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो 0 काइनेटिक एनर्जी का बहुत कम इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी कम इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कि एक कुछ पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगा, ये एज यूजुअली है, इसको ये नहीं बता सकता है कि इतना ही वाला ज़्यादा होगा, कि 0 वाला भी बहुत कम होगा, मैक्सिमम वाला भी बहुत कम होगा। तो 0 से जाइएगा ना जब मैक्सिमम एनर्जी के तरफ, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, मैंने कुछ एनर्जी ऐसा होगा कि जिस पर पार्टिकल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसी ढंग से इसको फिजिकली सोचा जा सकता है। ये हम इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना समझाना नहीं, इसको रट जाना है। तो इस समझ आ रहा है, इसको कोई नहीं समझा सकता है, इसको आप रटिएगा ही। और ये सब तो समझाने का जरूरत ही नहीं था, ग्राफ को ड्रॉ किया हो गया, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिए हैं कि बोल रहा है इल्यूमिनेटिंग द सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल अल्टरनेटली विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस, ठीक है। It was found that the corresponding maximum velocities of photo electrons have a ratio this। मैंने बोल रहा है ना कि ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ जब गिराइएगा ना तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो इसमें जो निकलेगा ना फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इस केस से जब इस केस में जो वेलोसिटी निकलेगा ना उससे डबल होगा, इसका वाला डबल होगा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी नहीं वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जिस मेटल पर गिर रहा है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको सोचते हैं। तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, चूंकि मैक्सिमम वेलोसिटी का बात किया। एक चीज़ समझना जी, मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे ही आप देखे थे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्यों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ में भी स्क्वायर होता है, एम तो कांस्टेंट है, तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचे, अब वर्क फंक्शन है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन, तो आपका दिमाग क्लिक करेगा। और चूंकि वेवलेंथ के बारे में दे रहा है तो उस तीनों में रिलेशन लिखिए। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना उसी को हाफ एम भी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे भी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो Hc बाई लैम्डा, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा हो गया कितना
620 एंगस्ट्रम माइनस फाई, वही फाई निकालना है तो यहाँ फाई ही लिख दिए, कुछ किए हैं नहीं। कह रहा है कि पहला ये जब गिरेगा तो जो वेलोसिटी होगा ना, इस केस में जो गिरेगा उसका डबल होगा, ठीक है। तो बोल रहा मैक्सिमम वेलोसिटी में तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है छोटू, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिए। ये बराबर हो गया क्या, hc बाई लैम्डा, तो hc को यहाँ कर दिया, लैम्डा ये कर दिया -5, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया। फिर दूसरे केस में, ये तो पहला केस के लिए बोला, दूसरे केस के लिए करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो कह रहा है ये जब गिरता है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी डबल है, देखो ना, कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो जो है वो 2 टाइम्स है वेलोसिटी का। तो यहाँ अगर v माने थे तो इसका क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा, ठीक है। तब ना वेलोसिटी का रेशियो डबल होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो डबल है। तो ये किसके बराबर हो गया, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बटा, ये लैम्डा कितना हो गया, 1240 एंगस्ट्रम -5। अब कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, इससे तो ये 10 बार में कट गया, और इससे ये 20 बार में कट गया, ठीक है। तो इस कुछ करना नहीं है, सोल्व करिए। आपको करना क्या है, फाई का वैल्यू निकालना है, तो फाई का वैल्यू निकालना है तो जो अननोन है उसको गायब करिए। इसको जैसे ही रेशियो लीजिएगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर होगा, यहाँ v²/4 होगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। v²/4 करिएगा तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना हो गया, तो 20 EV-5 बटा 10 EV-5, इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा 40 - 4 पाई, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3 पाई। अच्छा चलिए कर देते हैं, ऐसे निकल गया था, 3 पाई उधर हो जाता, इधर हुआ था 20, लेकिन चलो देखो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4 पाई, 4 पाई निकल जा रहा था, 4 पाई, ये बराबर होगा किसके, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया देखिए, इसको इधर फेंक दीजिएगा, उसको उधर फेंक दीजिएगा, तो आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इधर फेंकिएगा तो आ जाएगा 3 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक कर लीजिएगा, तो फाई का वैल्यू आ गया इतना, तो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यही कहानी, से कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो देखो हम ये एग्जांपल क्यों दिए ना, कि हम लोग पढ़ते हैं kmax = hc/λ -5 या hν -5, तो बस ये ध्यान रखना है ना कि kmax खुलता भी है किसमें, हाफ एम वी स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा ऐसा भी दे सकता था जी कि मोमेंटम का रेशियो इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m करते, जिस टर्म में बोलेगा काइनेटिक एनर्जी उसी टर्म में खोलना है। आपको बोल दिया क्या कि वेलोसिटी का रेशियो इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर में खोले। अगर आपको बोलता मोमेंटम का रेशियो इतना है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या करते, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर था उसको p²/2m लेते हैं, ठीक है। फिर आगे और बताते हैं, रिलेट होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ से, फिर छोड़ो उसको अभी। तो ये वाला कहानी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ तुम ध्यान देना छोटो, यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना ना कि यहाँ समझना, ये मैथ में गलती होगा, तुमसे गलती होगा मैथ में, इसलिए हम ये बता रहे हैं क्या, कि बच्चा सोचता है ना कि x के बढ़ने से y क्या होता है, अगर बढ़ता है, समझना क्या क्या गलती होता है उससे। x के बढ़ने से y क्या होता है, बढ़ता है, तो वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है क्या, कि y प्रोपोर्शनल है किसके, x के। ये गलत है, समझ आ रहा है। या बच्चा ऐसा सोच लेता है कि x के बढ़ने से अगर y घट रहा है, तो वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लेता है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ये भी गलत है। तो इस चीज़ को तुम समझना, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ गया तो प्रोपोर्शनल होगा, वैसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोपोर्शनल होने के लिए ना y = mx का रिलेशन होना चाहिए, y = mx का, mx + c का रिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ समझना जी, जैसे कि क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि कहाँ तुम फंसोगे समझो। जैसे कि आपको देगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो
ये बराबर होता है किसके, एच न्यू माइनस फाई के। तो तुम समझना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। समझना क्या बोल रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ये वाला बढ़ेगा, तो ये नहीं बोल देना कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, गलत हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कब होगा, जब प्लस माइनस कांस्टेंट नहीं रहेगा, पावर में 1 रहेगा। तो जैसे कि यहां समझना, एनर्जी ऑफ फोटोन ये बराबर होता है एच न्यू के। तो देखो तो इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस केस में एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। रीजन देखो ना, इसको देखोगे तो ये बाई इसको रखो तो इसको एक्स रखो तो बाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का दिख रहा है ना जी। मतलब पावर में 1 रहना चाहिए और प्लस माइनस कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, लेकिन इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ये बोलना गलत होगा। उसका रीजन समझ में आया। अगर जो तक के मैक्स इक्वल टू इतना, तब पावर में 1 है, अब प्रोपोर्शनल है तो सही हो जाता है। लेकिन ये है इतना इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस रहेगा, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगा। कभी भी किसी इक्वेशन में समथिंग इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस हो गया, तुम समझ जाना कि वहां प्रोपोर्शनलिटी वाला रूल तुम नहीं लगा सकते हो, उसको प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हो। तो हम ये इसलिए बोले कि तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये बढ़ गया तो प्रोपोर्शनल बोल दिए, ये गलत है। समझ में आया। और ठीक उसी ढंग से और भी देखा जा सकता है, जैसे कि जगह तो नहीं है वहाँ पे, यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं इसे। ठीक है, अगर जो के मैक्स का बात करोगे तुम तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, इधरे से कर रहे हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव। तो लैम्डा को तुम घटाओगे तो ये बढ़ेगा, देखो ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो ये घटने से ये बढ़ गया, मगर फिर भी तुम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलोगे, प्लस माइनस कांस्टेंट नहीं रहता। और तब है जो कि इसके पावर में नीचे में 1 रहता, तब हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते थे। मैंने हम अभी इतना ये बोलना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के नहीं है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन पर क्या पहुंचे समझ में आया। देखो यहाँ ग्राफ बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो ये चीज समझना छोटू कि प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, प्रोपोर्शनल कब बोलेंगे, जब बाई इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स टाइप का हो। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बाई प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। प्लस माइनस कुछ रहेगा तो उसको प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। ठीक है, आप पावर में 1 ही रहना चाहिए दोनों के पावर में। ठीक है, इनवर्सली कब बोलेंगे, ये सुनने में लगता है ना कि, सुनने में ये लगता है कि बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गलती से गलती हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि तेजी में बच्चा यही सोचता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, ये बात सच है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसका रीजन हम बताइए दिए कि अगर ये नहीं रहता तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते, लेकिन चूंकि प्लस माइनस वाला है, ठीक है, तो पावर 1 रहते हुए भी अगर प्लस माइनस में कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो प्रोपोर्शनल नहीं कहलाएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस पर पावर 1 होना चाहिए, ये कांस्टेंट है बटा एक्स, इस पर भी नीचे में पावर 1 रहना चाहिए, ऊपर आएगा तो -1 जो भी है। यहाँ प्लस माइनस में कुछ नहीं रहना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ हो गया मैंने समझ लो कि प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें फंसाता है जी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा सोचता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल हो गया, गलत, मैथमेटिकली वो गलत हो गया। ये समझ में आ रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और हम तुमको देते हैं, समझना। ये आंख से गुजार दे रहे हैं खाली हम, कि अगर तुम ग्राफ बनाओ, समझना छोटू, अगर तुम ग्राफ बनाओ यहाँ के मैक्स का, ठीक है,
और यहाँ पर किसी का भी चलो 1/λ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना है तो याद नहीं करना है, के मैक्स के जगह पर बाई पुट कर दोगे, के मैक्स इक्वल टू HC/λ, तो यहाँ हो गया HC, अब बाई लैम्डा को इधर किए थे, ये वाला हो गया x - 5, यही ना होगा जी। के मैक्स इक्वल टू, रुको यार, यहाँ देखो, के मैक्स इक्वल टू HC/λ - 5, तो के मैक्स की जगह पर बाई पुट कर दोगे तो ये हो गया HC, या 1/λ की जगह पर x पुट कर दोगे -5। तो ये क्या बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, देखो ना कहाँ कर किए थे, यहीं पर लगता किए थे। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा और कट करेगा निगेटिव पर, -5 पर कट करेगा, -5 पर, और स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। देखो यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, कांस्टेंट। तो और ये वाला क्या है कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल या एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि निगेटिव पर कट करेगा और सब का स्लोप इतना है, माने सब उतना ही एंगल से जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि एक ऐसा बना दो किसी मटेरियल के लिए जो कहीं पर ऐसे कट करेगा, फिर दूसरा को बनाओगे तो जितना एंगल यहाँ पर है थीटा जी, हर हालत में इतना, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए बनाओगे तो स्लोप तो कांस्टेंट ही ना रहेगा जी। तो ये समझ रहे हो कि ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ समझना, तो इसको क्या कर दिए हैं, इसको ऐसे कर दिए। कोई दूसरे मटेरियल के ही बलिए बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि सब के लिए एंगल बराबर ही होगा। तो सब के लिए एंगल बराबर है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये समझना छोड़ो, क्योंकि पूछ दे सकता है, ये तीनों का ये सब जो रहेगा ना वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरा से। रीजन क्या है कि जब तुम kmx और 1/λ में ग्राफ बनाओगे तो स्लोप आ रहा है HC, और जो सब के लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ भी tan थीटा HC, यहाँ भी tan थीटा HC, यहाँ भी tan थीटा HC, इसका मतलब सब जगह थीटा सेम है, थीटा सेम है तो इससे सेम एंगल बना कर करके सब जाएगा तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो तुम समझ गए, लेकिन अलग अलग मटेरियल के लिए ये सेम रहेगा, लेकिन ये तो अलग अलग रहेगा, ठीक है। हम बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर आपको बोल दिया है कि चलो इसका नंबरिंग हम करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ऐसा कर दिए, और आपको बोल रहा है कि ये तीनों में आपको अरेंजमेंट करना है, कौन सोडियम है, कौन पोटेशियम है और कौन सीजियम है, ठीक है। सपोज दैट कि अरेंजमेंट देखना है कि कौन सोडियम है, कौन पोटेशियम है, कौन सीजियम है। तो देखो यहाँ समझना, इस सब का ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा। ये क्या बोल रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बाई इंटरसेप्ट जो है वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि तीनों पैरेलल ही होगा, लेकिन जब ये कट करेगा ना तो कोई यहाँ कट करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ कट करेगा। तो वर्क फंक्शन जिसका, देख मान लो कि किसी का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और किसी का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करो, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करोगे तो इसका मतलब -5 पर कट करेगा, और 3 पुट करोगे तो -3 पर कट करेगा। तो ये समझ गए होगे जिसका वर्क फंक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा निगेटिव पर कट करेगा। तो इसी को देख करके हम लोगों को, इसको देख करके पता किया जा सकता है क्या कि कौन सोडियम का है, कौन पोटेशियम का है और कौन सीजियम का है? नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो तीनों सेम ही, तो मटेरियल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बाई इंटरसेप्ट मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, तो बाई इंटरसेप्ट को देख करके मटेरियल के बारे में पता लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो बताओ कौन वाला होगा, तो कैसे सोचेंगे? तो यहां समझना जी, ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मोर निगेटिव पर कट कर रहा है, मोर निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि मोर वर्क फंक्शन है,
देखो ना, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा तो माइनस लग जाएगा, जिसका 5 है तो -5 हो जाएगा, जिसका 4 है उसका -4 होगा, तो -5 यहाँ है, -4 यहाँ है, -3 यहाँ। तो ये समझ में आ गया होगा कि जितना नीचे है इसका मतलब क्या है कि वर्क फंक्शन उतना ही ज़्यादा है। ये सब में वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा सोडियम का। तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ देखो इस रिजल्ट को ध्यान रखना छोटू, जो बता रहे हैं। वर्क फंक्शन को देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अरे वर्क फंक्शन है क्या, कितना एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जिसमें ज्यादा पकड़ है तो उसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा पकड़ किसमें होगा, जिसका साइज छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसमें पकड़ ज्यादा होगा, और ज्यादा पकड़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत करेगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये तो समझ सकते हो कि साइज जैसे जैसे बड़ा करेंगे ढीलापन बढ़ेगा, और जब ढीलापन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होगा, तो वर्क फंक्शन कम होगा। तो ये क्या हो गया, साइज ज़्यादा होगा तो वर्क फंक्शन कम होगा। तो कॉमन चीज़ है। तो ऐसे आप ध्यान भी रखिएगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आइएगा तो क्या होगा बताओ तो, साइज क्या होगा छोटू, इंक्रीज करेगा। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पकड़ होगा कि खुलेगा, तो खुलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि फ्रीनेस आएगा, और फ्रीनेस आएगा तो वर्क फंक्शन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन घटता है। ये तो आप ऐसे ही पकड़ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ 1-2 रिजल्ट याद रखना जी। सीजियम जो होता है ना, जिसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे ही पूरे पीरियोडिक टेबल में होल, ये केमिस्ट्री में भी हो सकता है कहीं पूछ दिया, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीजियम का 2-3 प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये मिनिमम वर्क फंक्शन इसका होता है, ठीक है। सीजियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम वर्क फंक्शन होता है। अच्छा चलो, चूँकि सीजियम के बारे में बात किया तो कुछ और बता देते हैं। ये जो होता है ना, सॉफ्टेस्ट मेटल भी होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान रखिए। और चलो यहाँ एक चीज़ और लिख दे रहे हैं, तो हीलियम जो होता है छोटू, हीलियम इसका हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बताने का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलो, हम देखो हम लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम ऐसे साइड से केवल तुमको बता दिए। बस खाली ये याद रखना ना कि कभी भी नीचे जाइएगा तो साइज बढ़ेगा, ढीलापन बढ़ेगा। जैसे ढीलापन बढ़ेगा वर्क फंक्शन घटेगा, कम दोगे बाहर निकल जाएगा। तो ये हमको ये समझाना था मेन रूप से। तो बताओ तो ये तीनों में से कौन पोटेशियम है, कौन सोडियम है और कौन सीजियम है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा निगेटिव मैंने ज़्यादा नीचे रहेगा, तो ये तीनों में वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा कौन होगा बताओ तो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन इसका है। उसके बाद इसका सबसे कम, इसका जो सबसे कम है, जिसका ये सबसे कम रहेगा उसका सबसे कम नेगेटिव मतलब यहाँ पर रहेगा। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिनिमम मैंने मिनिमम मतलब इस तीनों के रिस्पेक्ट में लोएस्ट वर्क फंक्शन, ठीक है। तो तुम समझ गए होगे कि 1 नंबर 1 ये ना है जी, तो इसका लोएस्ट वर्क फंक्शन, तो उसमें लोएस्ट कौन है, सीजियम। तो एक्चुअली ये सीजियम वाला है। इसको देख के बताओगे, क्योंकि ये वाला है 5 पर डिपेंड कर रहा है, 5 मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मटेरियल बदलोगे भी तो सबके लिए यही रहेगा। तो सेकेंड और थर्ड, तो सेकेंड हो गया जो ये है जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव है, वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा होगा। उसमें वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, तो वर्क फंक्शन सोडियम का सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला कौन है, सोडियम है, और ये वाला पोटेशियम। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, समझना। पहला तो ये पूछ सकता है स्लोप क्या, रटना नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है जो कि किसके बराबर हो गया, HC के, और यहाँ KMax और न्यू लोगे यहाँ पर, तो स्लोप हो जाएगा H के। तो रटते रटते बीमार हो जाओगे, तो रटना नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो इस ग्राफ में हम क्या बताना चाह रहे हैं कि याद नहीं करना स्लोप तो HC, इस दोनों को लिख करके जैसे करोगे ना अपने ही आ जाएगा, ठीक है।
तो स्लोप किसके बराबर होगा, तो hc के बराबर होगा। और कभी ऐसा भी दे सकता है कि ये एंगल तुमको दे दे और c का डाटा दे दिया, कहेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डाटा निकालो, तो निकालेंगे, ठीक है। ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। तो ये वाला तीनों जो है पैरेलल होगा, ये फिक्स है, ठीक है। बस कट अलग अलग जगह पर करेगा, तो हो सकता है ऐसा दे करके क्वेश्चन पूछे कि कौन मटेरियल है। एक ही ग्राफ में जब एक से ज़्यादा टाइप, एक ही एक्स वाई में जब एक से ज़्यादा एक ही टाइप का देता है तो कंपैरिजन करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो बता ही दिया कैसे डील किया गया, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा घर में, अच्छे से हो जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम फॉल्स नॉर्मली ऑन एरिया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर ऑफ ए मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। करा है नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड और इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ देखो चलो, मेटल सरफेस पर चूंकि वर्क फंक्शन दे दिया है तो मेटल सरफेस पर लाइट गिरेगा तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अगर जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी अगर होगा लाइट में तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन नहीं देता, यहाँ समझना तुम, वर्क फंक्शन दे दिया, अगर वर्क फंक्शन नहीं देता तब ये पता कर पाते कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं पता कर पाते, तब हम लोग ये मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब वर्क फंक्शन नहीं देगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात करेगा तो हम लोग ये मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्क फंक्शन दे दे तो पहले चेक करते हैं कि इमिशन होगा कि नहीं, अगर इमिशन होगा तब प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये बराबर होगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ठीक है, बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रम। तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से 10 बार में ये इतना, तो ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन का एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन दिया है कितना 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका तो क्या हो गया, फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अब समझना, हम लोग जो अभी तक पढ़े थे, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ फोटोन। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो समझना, तो इस पर कोई भी मेटल सरफेस है, इस पर लाइट गिरेगा तो जितना फोटोन गिरेगा कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन निकले। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अंदर में इंटरनल कोलिजन के कारण फंसा हुआ रह गया होगा। समझ में आ रहा है, फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? तुम श्योर नहीं हो। कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल भी गया होगा, निकलने के दौरान अगर अंदर में टकरा जाएगा तो नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो, हम जान करके क्लियर कट क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी तुमको इसी टाइप का होगा कि क्लियर कट नहीं लिखेगा, तुमको समझना है कि जब नहीं बोलता है तो क्या करते हैं, बोलता है तो क्या करते हैं। तो याद रखना कि जब तक तुमको नहीं कुछ बोलेगा तब तक ये मान के चलना है कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि मतलब फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन, सीधे बोल दिया इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, बाकी कोई डाटा नहीं दिया है, ठीक है। ये दो एग्जांपल जान के दिए ताकि क्लियर हो। तो हम इसमें मान के चलेंगे कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, माने एक तरह से अब हमारे लिए सवाल क्या हो गया कि नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लें, जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
ठीक है, क्योंकि कुछ दिया है नहीं। और नंबर ऑफ फोटोन के बारे में बात करेगा तब तो हम लोग पहले ही से जानते हैं कि किससे करते हैं, तो या तो IAT इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा लगाएंगे या P इंटू टी। तो यहाँ दिया है इंटेंसिटी, ठीक है, तो हम लोग IAT इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा करेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी एरिया दे दिया है और इंटेंसिटी भी दे दिया है, ठीक है। तो अच्छा, फॉर्मूला दो है, एक है IATI, एक था कितना IAS cos थीटा इंटू टी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, नॉर्मली, याद है एक केस करवाए थे कि जब नॉर्मली गिरेगा तो जो जितना इसका क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही पर वो गिरेगा भी। तो नॉर्मल के केस में क्या होता है कि A और AS दोनों बराबर हो आता है, तो कोई लगाओगे तो ही होगा। तो I का वैल्यू कितना दे दिया, ये यूज करेंगे ना छोटू, IAT इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा। तो I कितना दिया हुआ है देखो, तो ऐसा वाट पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में दिया है जी, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ऐसा यूनिट में I दे दिया, और एरिया कितना दिया है, तो 10 टू द पावर -4 दिया है, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, चलो ठीक है, इंटू टी, तो IA, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में, इसको ऐसा यूनिट में, इसको ऐसा यूनिट में, टी। तो यहाँ बोला इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड का बात कर रहा है तो यहाँ पर 1 कर देंगे, तो IAT टी की जगह पर 1 सेकेंड कर दिए। ये बराबर होगा किसके, n इंटू एच सी बाई लेमडा। तो एच सी बाई लेमडा डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट किए थे ना। तो एच सी बाई लेमडा का वैल्यू कितना, ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर पुट करके फिर यही वाला करते, लेकिन हम लोग अभी डायरेक्ट यही पुट कर देंगे। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि ये ऐसा यूनिट में नहीं पुट कर रहे हो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे हैं। तो अगर n रहेगा कैलकुलेट करना, तो n का वैल्यू इधर से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 बाई, ये समझ में आया ना छोटू कि एच सी बाई लेमडा, चूंकि यहाँ कैलकुलेट किए थे डायरेक्ट पुट कर दिए, अगर नहीं कैलकुलेट किए थे तो यहाँ डाटा डाल के पुट करते। ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 3.1 इंटू, सब ऐसा यूनिट में पुट करोगे जी, यहाँ पर देखो ऐसा यूनिट में नहीं दिए थे तो लिख दिए थे, तो 3.1 ये भी था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 देखो ये वाला हुआ ना, ये वाला, इसको नीचे करोगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम अब ये क्या निकला बताओ, तो ये निकला नंबर ऑफ फोटोन। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ फोटोन के ही, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा जो नंबर ऑफ फोटोन है। समझ में आया, कुछ नहीं किए, नंबर ऑफ फोटोन जैसे ही बोलता था तो याद आया ना कि बताए थे कि IAT इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा या P इंटू टी इक्वल टू n इंटू एच बाई लेमडा। तो क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। यहाँ 1 सेकेंड में बात कर रहा है तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन इतना निकलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो जितना फोटोन 1 सेकेंड में गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। आई होप तुम समझ रहे हो, कुछ है ही नहीं इसमें समझने लायक। चलो अब ये प्रॉब्लम देखना जी, दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन एबव प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम में फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बताओ, ठीक है, मैंने इसका मतलब पर सेकेंड ही बात कर रहा है। इफ इफिशियंसी ऑफ फोटोन इज 10 टू द पावर 5 फोटोन पर इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ो तो हिंदी में कैसे पढ़ोगे, 10 टू द 5 फोटोन पर इलेक्ट्रॉन, तो जो नीचे मरता है उसको 1 बोल देते हैं फिजिकली, तो 10 टू द पावर 5 फोटोन पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 10 टू द पावर 5 फोटोन। समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं कहें, देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 फोटोन पर इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 10 टू द पावर 5 फोटोन, इसका मतलब 10 टू द पावर 5 फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस दोनों में यही अंतर है छोटू, जब तक कुछ नहीं बोलेगा फोटोन के बारे में
फोटोन की इफिशियंसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग मानेंगे कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो दे दिया इफिशियंसी के बारे में, जैसे कि भी बोल दे सकता था कि एज्यूम करिए कि इफिशियंसी 50% है फोटोन का, इसका मतलब क्या है कि जितना फोटोन गिरेगा उसका आधा ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हम लोग IAT = N/h/λ, इससे हमेशा नंबर ऑफ फोटोन आपको आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जाना रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो जब कुछ नहीं बोलेगा जितना फोटोन गिरेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो बना दिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10⁵ फोटोन पर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁵ फोटोन का जरूरत है। इसका मतलब 10⁵ फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आपको पूछ रहा है कि बताओ इस प्रॉब्लम में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस पर कुछ दिमाग लगाना नहीं, यूनिटरी लगा देना। 10⁵ फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एक फोटोन गिरेगा तो 1/10⁵ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इतना फोटोन, यहां से क्या करोगे तुम ये वाला डाटा पुट कर दोगे, ठीक है। n फोटोन गिरेगा तो कितना निकलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/10⁵ इंटू नंबर ऑफ फोटोन जो यहाँ से आया था उसको कर दोगे तो चला आएगा। समझ रहा, कुछ इसमें है ही नहीं, बस खाली हम ये दोनों आपके आंख से गुजारना चाह रहे हैं कि जब तक फोटोन के इफिशियंसी के बारे में नहीं बोलता है तब तक जितना फोटोन गिरेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर बोल दे तो पहले फिजिकली सोच लेना 10⁵ फोटोन पर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना फोटोन, तो जितना फोटोन गिर रहा है तो कैसे निकलेगा, तो यूनिटरी लगा देना, ठीक है। 10⁵ फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक फोटोन गिरेगा तो इतना निकलेगा, तो इतना फोटोन गिरेगा तो कितना निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो आप ऐसे कर करके डील कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझना जी, यहाँ पर देखना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझना अच्छा से क्योंकि इसका बहुत यूज है। हम लोग पढ़ते हैं कि IAT = N/hν, ये पढ़े हैं, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है, ठीक है। अगर जो समझना, अगर जो टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, एक फिक्स वैल्यू कर दिया जाए, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसको कांस्टेंट कर दिया, मतलब जिस मेटल पर गिर रहा है उसका एरिया कांस्टेंट है और जितना देर के लिए तुम मानना चाहते हो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब तो I प्रोपोर्शनल क्या आ गया, n/ν के, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन के और फ्रीक्वेंसी के, किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटोन के इनटू फ्रीक्वेंसी के, इसके प्रोपोर्शनल है कौन, इंटेंसिटी। तो अब यहां समझना छोटू क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना कि इफ नथिंग इज गिवन, if nothing is given then assume frequency of light is constant, ठीक है। अगर जब तक लाइट के फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं किया जाए तब तक हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, नंबर ऑफ अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और चूंकि नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोटोन गिरेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एकदम रपेट के, कैसे, माने तुम्हारे दिमाग में चलना ही चाहिए। अब से जब भी बोलेंगे ना कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो तुमको फील होना चाहिए कि ज़्यादा फोटोन गिर रहा है। जितना टाइम्स इंटेंसिटी हुआ उतना ही टाइम्स फोटोन ज़्यादा हुआ। देखो ना यहाँ पर हम देखो तुम्हारे दिमाग में इतना चीज़ नहीं चलना चाहिए। ये तो हम तुमको समझाएं कि IAT का वैल्यू n/hν है, तो
हम किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए मान ले रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला कांस्टेंट है, तो आई पहुंच गया यहाँ पर। तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम लोग मानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है लाइट का वो बदल नहीं रहा है। तो अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो आई प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन के, मैंने इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ फोटोन के, और जितना नंबर ऑफ फोटोन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो ये दोनों आया है ऐसे, लेकिन दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट एकदम इसको दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ये कभी पूरे मॉडर्न में तुमको कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बहुत जगह पर यूज होगा और क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। तो अब से क्या फीलिंग होना चाहिए समझना, बोला क्या कि इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ तो तुमको फीलिंग आना चाहिए कि फोटोन ज़्यादा गिरने लगा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरने लगा, और जब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एकदम फीलिंग होना चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एकदम तेजी में, ठीक है। ऐसे ना डायरेक्ट एकदम याद रहना चाहिए, इंटेंसिटी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब तक नहीं बोलेगा फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ही माना जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ देखना, रेयर केस के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक तो क्वेश्चन नहीं दिया है, दे सकता है, हम ये रेयर केस के लिए बोल रहे हैं कि शायद ऐसा करे। इफ नंबर ऑफ फोटोन, ये एकदम रेयर केस के लिए जी, अभी तक आया नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट चेंजिंग एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, देन इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। लेकिन ये रेयर केस का है, मतलब रेयर केस का मतलब क्या है कि जब एकदम बोल दे तभी इधर सोचना है, अदरवाइज नहीं सोचना। हम तो शुरू में ये बोलेंगे कि इसके दिमाग ही इस पर मत दो, ठीक है। अभी तत्काल ये ध्यान रखना कि कुछ माने क्यों हो रहा है वो भूला जाओ सब, पहले ये ध्यान रखो कि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। मैंने बोला कि लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया, तुमको ये फील होना चाहिए कि इसका मतलब फोटोन बढ़ गया, ठीक है, और फोटोन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझना छोटू, कि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एक फोटोन का एनर्जी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि सपोज करेगा कि इंटेंसिटी डबल कर दिया, तो डबल इंटेंसिटी डबल कर दिया मतलब फोटोन डबल हो गया, मतलब पहले अगर 50 गिर रहा था तो इंटेंसिटी डबल किया तो अब 100 गिरने लगा, लेकिन उसी टाइप का फोटोन गिर रहा है, माने उस फोटोन का एनर्जी नहीं बदला है। रीजन, क्योंकि जब तक नहीं बोलता है इंटेंसिटी चेंज होने से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट माना जाता है। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू ना जी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच न्यू, तो एच कांस्टेंट ही है और इंटेंसिटी चेंज करने से फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट माना गया। देखो ना, इसके बारे में नहीं सोचना जब तक कि बोलिए नहीं दे, तो जब नहीं बोलेगा तो उसको नहीं सोचना। तो क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मानेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन के, ठीक है। तो अब पूरा एकदम देखो, इसको सोचना ना है, एकदम ध्यान ही रहना चाहिए कि इंटेंसिटी बढ़ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो पहले गिर रहा था ना वो बढ़ गया, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन एक फोटोन का एनर्जी उतना ही है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रहा है। तो मतलब कहने का सेंस क्या हो गया, ओवरऑल कहने का सेंस क्या हो गया कि अगर आई इंक्रीज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा, तब तो कहने का सेंस क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एफ से इंडिकेट किए हैं, आई प्रोपोर्शनल करते हैं न्यू के, ठीक है। फिर एफ भी इंडिकेशन होता है, न्यू यहाँ कर दिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो एक चीज समझना कि kmax जो होता है वो बराबर होता है h-nu माइनस फाई के। तो ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी चेंज होने से ये नहीं बदला, ये भी नहीं बदला। अब फाई जो होता है वो मेटल का प्रॉपर्टी होता है, तुम चेंज करोगे लाइट में तो मेटल नहीं ना बदल जाएगा जी। तो इंटेंसिटी चेंज करने से ना तो ये बदला, ना तो ये बदला, और ना ही वर्क फंक्शन बदला। समझ आ रहा है, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल का प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिटी चेंज करने से ये तीनों नहीं बदला, इसका मतलब ये कांस्टेंट रह जाएगा। तो मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि इंटेंसिटी, फिर से इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे तो फोटोन ज़्यादा अमाउंट में गिरने लगेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगेगा, लेकिन उतना ही एनर्जी का फोटोन भी गिरेगा, और जितना पहले एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उतना ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, इंटेंसिटी चेंज होने से नंबर चेंज होता है, एनर्जी चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। इमिटेड इलेक्ट्रॉन का भी नहीं होता है और फोटोन का भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं बोलता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानते हैं। हाँ, अगर बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी को बदला गया, तो फ्रीक्वेंसी जब बदलेगा तब तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जब बदलेगा तो फोटोन का एनर्जी भी चेंज होगा। तो वो बोल देगा तब, अभी तक तो नहीं किया गया है, तो हम लोग इसको देखेंगे, एकदम फिजिकली ऊपर से सोचना, ठीक है। चलो, अब ये क्या बोल रहा है इसको समझना। ये बोला गया है ना कि ये वेब वगैरह में भी रहता है कि लाइट सोर्स है, तो कोई पॉइंट सोर्स है, तो इसके कारण इंटेंसिटी जो होगा ना, तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो इंटेंसिटी घटता है। पॉइंट सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे तो इंटेंसिटी घटता है। उसका रीजन यही होता है कि एनर्जी बढ़ते आता है। एनर्जी पहले इतना दूर में था, अब उतना ही एनर्जी इतना दूर में, अब उतना ही एनर्जी इतना दूर में। समझना, एनर्जी सेम रहेगा सब जगह पर, इंटेंसिटी घटने लगता है। जो पिछला क्लास में हम बताए थे कि एनर्जी क्या होता है, सेम रहता है, बस केवल इंटेंसिटी घटने लगता है, ठीक है। तो रिजल्ट याद रखिएगा, वेब में भी याद करता है कि पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी होता है जो 1/r² से घटता है, लाइन सोर्स के कारण इंटेंसिटी 1/r से घटता है, और जो फ्लैट सोर्स रहेगा या प्लेट सोर्स रहेगा तो उसके कारण इंटेंसिटी होता है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एज यूजुअल चीज़ है, वो आप वेब में भी जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम इसको समझिएगा, इस दोनों को रिलेट करके करा। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड मेटल सरफेस इज मेड डबल। माने बोल रहा है कि जहाँ r डिस्टेंस था जी, ठीक है, तो मान लो कि कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, सोर्स है। जब तक नहीं बोलेगा, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर चलो, हम जानबूझ करके कुछ कुछ चीज़ छोड़ते हैं जी। यहाँ सोर्स है, तो सोर्स में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दिया है नहीं दिया है, तो आपको ये जानना है, वहाँ लिख करके देगा, वैसा जरूरी नहीं। जब तक सोर्स के बारे में नहीं बोला जाए तब तक हम लोग पॉइंट सोर्स मानते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट सोर्स, सपोज दैट वहाँ नहीं मिला, तुमको लगेगा कौन सा सोर्स के बारे में बात किया, क्योंकि होता तो 2-3 है, ठीक है। इसलिए क्या है कि जो मतलब बिना बोले ही जो हो जाता है, तो हम जान के उसको नहीं लिखते, ताकि आप समझिए इस बात को। तो सोर्स, तो इसके बीच में कुछ दूरी होगा, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि सोर्स और मेटल सरफेस के बीच का जो दूरी है, इसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर r डबल होगा तो 2 का स्क्वायर माने इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कॉमन चीज़ है, समझिएगा फिर से। अगर इस दोनों के बीच के दूरी को डबल करिएगा तो r डबल ना हुआ जी, तो r को काट करके 2 लिखिए, तो 2 का स्क्वायर मतलब नीचे हो गया 4, तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो गया। तो पहले के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो गया। समझ में आ रहा है, समझना। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गया, 1/4 टाइम्स। और जितना टाइम्स इंटेंसिटी होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ फोटोन, ये भी कितना हो जाएगा बताओ तो, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ही हो जाएगा। ये तो पहले बताए हैं कि जितना टाइम्स इंटेंसिटी होगा उतना ही टाइम्स फोटोन
का नंबर भी होगा और उतना ही टाइम्स इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होगा। तो बस यही है। अगर जो रहता कि लाइन सोर्स है तो डबल करते, तो ये डबल होता तो इंटेंसिटी हाफ हो जाता, इंटेंसिटी हाफ होता तो नंबर ऑफ फोटोन भी हाफ होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हाफ होता। ये बोलता कि अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, मैं इसी में अगर मान लो बोलता कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो r को 1/2 करते थे, यहाँ पर हुआ था 1/4, जो ऊपर चला जाता तो हुआ था 4, तो इसका मतलब 4 टाइम्स हुआ था। तो नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, जितना पहले गिरा था उससे 4 गुना फोटोन गिरने लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन भी है जो कि क्या होता है कि 4 गुना इलेक्ट्रॉन निकलने लगता। तो यही कहानी है। तो जैसे ही डिस्टेंस डबल करिएगा तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन भी 1/4 टाइम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन के मैक्स जो होगा ये वाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। एक तो डायरेक्ट याद ही रह सकता है, या कैसे भी सोच सकते हैं कि के मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई के। तो इंटेंसिटी बदलने से ना तो एच बदला, ना तो न्यू बदला, और ना ही फाई बदला। फाई तो मेटल पर डिपेंड करता है, मेटल या मेटल सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो तीनों नहीं बदलाती, कांस्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक नहीं बोलेगा इंटेंसिटी को डायरेक्ट फील करना है, क्योंकि ये वाला फीलिंग ना तुमको बहुत दूर तक खींचेगा, 6-7 जगह पर ये फीलिंग रखना है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा फीलिंग तो गड़बड़ा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी दे सकता था इसमें कि आपको बोलता कि बताइए कि इतना देर में मेटल पर कितना चार्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि इतना देर में मेटल पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो टाइम दे देता जी, तो आई दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है। अगर टाइम देता तो आई ए टी देता तो ये पूरा पता हो जाता, और ये भी मालूम है तो एन निकल जाता, नंबर ऑफ फोटोन निकल जाता। और अगर कुछ नहीं बोलता तो उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चार्ज निकालना बड़ा आसान है, Q = N। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाता, इंटू ई से मल्टीप्लाई करते। एक बात हम बार बार बोल दे रहे हैं, ये एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ फोटोन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आपको बता चुके, ठीक है। तो चार्ज भी निकल जाता, नंबर ऑफ फोटोन निकल गया तो इफिशियंसी वगैरह अगर दिया तो इसे करिएगा, नहीं देगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तो अगर चार्ज निकालना रहेगा तो Q का वैल्यू N, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 मार दीजिएगा, तो चार्ज भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, ये अब यहाँ नहीं बताएंगे, वो लेवल 2 वाला में बताया जाता है छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर वैसा आएगा नहीं। एक क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि मान लिया कि मेटालिक सरफेस है, तो उस पर इसमें डाटा देता है कि कितना देर के बाद है जो कि इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब आपको अभी जानना नहीं है, लेवल 1 में इतना ही है, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक वाला में केवल एक चीज़ बचा है जो मेन है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है।